क्या कोई ऐसी टेस्टिंग ऑन प्रोसेस है जब रेबीज़ गंभीर अवस्था में किसी पे हावी हो उन वायरस से भी लड़कर हमें बचा सके? पर अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड अभी अवेलेबल नहीं है। ये अब तो 16 साल से लेके 30 साल तक के लोगों को भी बहुत बेशुमार हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है वो भी इस समस्या को ज़्यादा बढ़ा देता है और हार्ट अटैक का एक कारण बन जाता है। स्मोकिंग भी एक हार्ट अटैक का मेन कारण बनता है। जिम में जाने के बाद स्टेरॉइड, जिम में आपको स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना है, और जो करते हैं वो गलत वो बहुत बहुत गलत है। और कई बार किसी तरह के सप्लीमेंट में भी स्टेरॉइड मिक्स है, आपको पता नहीं है। जब आप सब बंद कर दोगे तो फिर आपके पास प्रोटीन का सोर्स क्या होगा? पर जो अब प्रॉब्लम आ रही है वो ओवर ईटिंग की वजह से हो रही है। जनरेशन के पहले की जो जनरेशन थी, हार्डकोर शक्कर भी खाते थे, मिठाइयाँ खाते थे, और वो लोग एक स्वस्थ जीवन जी के चले गए, 90-90 साल जी के चले गए। और अब जब इतनी जनरेशन इतना परहेज कर रही है तो उसकी औसत आयु 60 साल है। वो पैदल चलते थे, आजकल हम कितना पैदल चलते हैं। तो उस लाइफस्टाइल से हम अपने आप को अभी कंपेयर नहीं कर सकते। अभी हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी बोला स्पेसिफिकली कि भाई ऑयल की मात्रा कम करो, जितना हो सके अपनी डाइट के बारे में नॉलेज बढ़ाइए, ध्यान रखिए, ताकि आप इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। एक ओजेम्पिक नाम की कोई दवा ऐसा कहते हैं उन्होंने ली। करण जौहर को आप देखते होंगे कैसी तस्वीर हो गई आजकल, वो बहुत पतले हो गए हैं। बिना कोई बहुत बड़ी परहेज के उनका वजन बहुत कम हो गया। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जैसे अगर आप दवा बंद करेंगे तो फिर आप उसी पे आ जाएंगे, आपका जो वजन था। AI उसमें कारगर है, कोई मदद कर सकता है आने वाले समय में जिसके साइड इफेक्ट जीरो हो और वो गंभीर बीमारियों पर असर भी करे? तो आप जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसी की हिसाब से आपको बता रहा है। पर कई चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता। मतलब डॉक्टर्स की नौकरी सेफ है, अभी खतरे में नहीं है। क्या दिल्ली में टेस्टिंग लैब्स में फर्जीवाड़े हो रहे हैं, आप इसे मानते हैं? छोटे शहरों में ऐसी होने की संभावनाएं कई बार बन जाती है। जिन पर हमें भरोसा है उन्हीं का सहारा लें। जी बिल्कुल। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। मशहूर यूनानी दार्शनिक अरस्तु का ये कथन हमें प्रेरित करता है कि हमें जीवन का सबसे पहला ध्येय यही रखना चाहिए कि खुद को जैसे भी हो सके पूरी तरह से फिट रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ रहने पर, हमारे स्वस्थ शरीर पर ही हमारी आगामी दिनचर्या निर्भर करती है। लेकिन सवाल यही है कि खुद को स्वस्थ रखने का सुचारू तरीका क्या है? ऐसे क्या उपाय अपनाए जाएं जिससे हम स्वस्थ रह सकें? अगर कभी यदा कदा बीमार पड़ते हैं तो किन दवाओं का उपयोग करना सही है जिनके कोई साइड इफेक्ट ना हो? इस तरह के तमाम सवाल लगातार लोगों के जहन में आते रहते हैं, और इन सवालों के जवाब के लिए जो तलाश है वो खत्म होती है डॉक्टर समीर भाटी के पास आकर। डॉक्टर समीर भाटी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट हैं, जो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ प्रोग्राम से भी जुड़े रहे हैं। इन्होंने पब्लिक हेल्थ और हेल्थ पॉलिसीज में PhD भी की हुई है, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के दिल्ली के कंसल्टेटिव सदस्य भी हैं। इन्होंने तमाम राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और डॉक्टर भाटी को उनके अद्भुत कामों के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है। हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है, और आज डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ मौजूद हुए हैं। स्वास्थ्य से संबंधित जो तमाम दुविधाएं हैं उनके समाधान के लिए बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पॉडकास्ट, इस स्पेशल प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी, बहुत सारे स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन हालिया जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है और अलग अलग वक्तव्य सामने आ रहे हैं स्ट्रे डॉग्स को लेकर, और उनसे फैलने वाला जो रेबीज़ है उसको लेकर बहुत सारी धारणाएं निकल कर आ गई। और अभी हालिया जिस पर मेरी नज़र गई, इस तरह की भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि अब कुत्तों के थूक लगने से शरीर में, सूंघने से या चाटने से भी रेबीज़ हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब है?
हाँ, देखिए रेबीज का जैसे हम बात करें तो रेबीज एक इस तरह की बीमारी है जो कि 100% प्रिवेंटेबल है। जैसे ज़्यादातर हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बीमारी को होने से पहले ही रोक लें। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पूरी तरह से रोकी जा सकती है। और दूसरा, अगर ये हो गई तो इससे बचना मुश्किल, मतलब नामुमकिन है। तो इस रोकी वजह कैसे से जा सकती, अगर किसी को डॉग बाइट हो गई तो तुरंत उसके बाद इंजेक्शन लेने के बाद रोकी जा सकती है, आप ऐसा? आपने जैसे डॉग बाइट की बात करी, डॉग बाइट तो एक भाई थोड़ा बहुत लोग सावधान हो ही जाते हैं कि अगर आपको डॉग ने काट लिया है तो आप जो भी फर्स्ट एड है डॉक्टर के पास जाएंगे। पर जैसा अभी आपने सवाल किया कि क्या डॉग जब लिकिंग करता है उसकी लार हमारे पास लग जाती है तो क्या उससे भी रेबीज हो सकता है? तो देखिए ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉग कई बार लिकिंग को लेकर हम उतना ज़्यादा सतर्क या सावधानी नहीं रखते कि आपका घर का शायद पेट डॉग ही हो गया, या आपको लगा कोई छोटा पप्पी हो गया, या उसने आपको थोड़ा सा खरोच ही दिया है, स्क्रैच कर दिया, या उसकी लार किसी तरह से वो जीभ से कई बार डॉग्स ऐसे करते हैं, खास तौर पे जो पेट डॉग होते हैं, घर में होते हैं, और उसके अलावा वो बच्चों को, छोटे बच्चे घर में होते हैं तो उनके साथ खेलते हैं तो थोड़ा पंजा लगा दिया या थोड़ा सा जीभ से उसको लिकिंग कर रहा है, तो उससे भी होने की संभावनाएं हो जाती है। क्योंकि जो वो वायरस है, अगर आपके शरीर में कहीं कट लगा हुआ है, जैसे आपको कहीं, मेरे को चोट लगी हो, चोट पे वो घाव ओपन है थोड़ा सा किसी भी वजह से, और वहां पर उसने लिकिंग करी तो वो वायरस एंटर कर जाएगा आपके शरीर में। तो इसलिए जरूरी है। तो अब इसमें एक ये भी कई बार लोगों का सवाल उठता है कि भाई हमारे घर में जो हमने पपी रखा है या हमारे घर के अंदर जो डॉग है उसको हमने वैक्सीन लगाई हुई है, तो वैक्सीन लगाई हुई है फिर भी, क्योंकि वैक्सीन भी कोई पूरी तरह से सुरक्षित होती नहीं है, तो इस वजह से आपको संभावना बढ़ जाती है। तो लीकिंग किया हो, मतलब जीभ से उसने आपको लिक किया हो या पंजा लगाया हो, उस केस में भी डॉक्टर के पास जाना है, और अगर वो कहेंगे तो उस हिसाब से उनको रेबीज का वैक्सीन लगाना है। अच्छा, और अगर हमने ऐसी भी अपने पास कोई वैक्सीन अवेलेबल है जिसको हम लगाने पर, जैसे बहुत सारी बीमारियां आई जिन पे हम लोग वैक्सीनेशन कर लेते हैं, वो बीमारियों की रोकथाम हो जाती है, रेबीज़ को लेकर ऐसी अपने पास कोई वैक्सीन अवेलेबल है जिसको हम लगाने के बाद हम सुरक्षित रह सकें कि हमें कोई अगर डॉग बाइट होगी तो हम सेफ रहेंगे? हाँ देखिए, अगर वो वैक्सीन लगा लेते हैं बट फिर भी आपको दोबारा उसका बूस्टर की जरूरत भी पड़ती है। ऐसी वैक्सीन है जो मतलब डॉग को भी लगाई जाती है, और आप भी जैसे अगर आप उस तरह से आप हाई रिस्क में हो तो ऐसा नहीं कि सबको जरूरत है कि जैसे कोई किसी तरह के ऐसे डॉग से रिलेटेड उसकी कोई एक्टिविटी है, कोई ट्रेनर है जो बहुत ऐसे डॉग्स को ट्रेनिंग दे रहा है, या किसी भी तरह की ऐसी वेटरनरी सर्विसेज में वो डील करते हैं, तो वो इस तरह से ले सकते हैं। बट उसको भी फर्दर चेक कराकर देखना पड़ता है कि उसका असर कितना है, क्योंकि उसका कुछ समय तक असर होता है और फिर एक बूस्टर लेना पड़ता है, तो वो लगाकर देख सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उसने लगा ली फिर डॉग बाइट हो गई और फिर दोबारा ना लगानी पड़े, नहीं, वो डॉग बाइट हो गई तो फिर उसको भी वही सब चीजें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो देखिए, कोई भी किसी भी तरह की डॉग बाइट आपको होती है तो डॉग बाइट में इमीडिएटली बस सबसे इसमें जरूरी होता है टाइम बहुत वैल्यूएबल है। आपको डॉग बाइट हुआ, आप तुरंत नज़दीकी उसको, पहले तो आप फ्रेश फ्लोइंग वाटर से, पानी, चलता हुआ पानी से 15 मिनट तक आप उस घाव को या जहाँ पर भी उसने बाइट करा है वो उसके ऊपर चलता रहे, और उसके बाद उसको धीरे धीरे से आप क्लीन करें और कोई एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह वो लगाया, और उसके बाद पहुंच जाए। 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी जो फर्स्ट डोज हम जो कहते हैं वो उसकी ले लेनी चाहिए। और अगर इस स्थिति, ये प्रोसेस नहीं फॉलो हो पाया, और जिस तरह के बहुत सारे हम लोग ने वीडियोस देखे अभी कि वो बहुत ज़्यादा उनकी तड़पने के बाद जान गई, उस स्थिति में अभी अपने पास इलाज नहीं है, और क्या भविष्य में ऐसी संभावनाएं हैं, क्या कोई ऐसी टेस्टिंग ऑन प्रोसेस है कि हम भविष्य में ऐसा वैक्सीनेशन या ऐसी दवा देख सकते हैं जो गंभीर अवस्था में भी वहाँ से, जब रेबीज़ गंभीर अवस्था में किसी पे हावी हो, उन वायरस से भी लड़कर हमें बचा सके? एक तो हमारे को दर्शकों को सबसे पहले ये समझना जरूरी है, व्यूअर्स को, कि अगर उसके लक्षण आ गए तो फिर तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही एक गंभीर स्थिति हो गई है। किसी भी तरह के अगर लक्षण, मैं उसी स्टेज की बात कर रहा हूँ, क्या उस समय भविष्य में क्या हम ऐसी कोई दवा देख सकेंगे? अभी रिसर्च स्टेज पे होंगी, पर अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड अभी अवेलेबल नहीं है
इसलिए इसके ऊपर प्रिवेंशन ही रखनी है और इमीडिएटली ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है इसमें हमें जाकर तुरंत वैक्सीन लेना है। ठीक है, रेबीज़ बहुत गंभीर समस्या है, लगातार बढ़ते मामले सामने आए, उसी तर्ज पर हार्ट अटैक के केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार। बहुत मशहूर हस्तियों को भी हमने इस तरह देखा, ये तस्वीर हमारे सामने आई कि वो बिल्कुल निकले, ठीक ठाक निकले, इंस्टा लाइव किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने जिमिंग करी या कोई भी एक्टिविटी करी और कुछ देर बाद उनके मौके पर ही डेथ हो गई, हार्ट अटैक उसकी वजह बताई गई। क्यों बढ़ते जा रहे हैं भारत में हार्ट अटैक के केसेस, इसकी मूल वजह क्या हो सकती है? तो भारत में जो एक चिंता का विषय है, जो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और यंग लोगों में खास तौर पे बढ़ रहे हैं, यंग लोगों के अंदर हार्ट अटैक आने का और खास तौर पे एक चिंता का विषय ये भी है और जिसके बारे में काफी चर्चा की जाती है कि भाई आप दिखने में फिट दिख रहे हो, सब कुछ ठीक है, फिर एकदम अचानक से कैसे हुआ। और दूसरा अगर हम देखें कि ज्यादातर अगर आप पूरी संख्या देखेंगे तो उसमें यंग लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। अब इसके पीछे अब इसके पीछे देखिए कारण जितना भी है, अचानक से तो कई बार हम नहीं कहते कि अचानक से हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ शरीर में ऐसी प्रॉब्लम होती है, अंडरलाइंग डिजीज होती है जो अचानक एक तो हार्ट अटैक होता है और एक कार्डियक अरेस्ट होता है। तो कार्डियक अरेस्ट का तो मतलब हार्ट ने एकदम काम करना बंद कर दिया और उस टाइम हमारे पास टाइम होता ही नहीं है कि पेशेंट को किस तरह से सेव किया जा सके। हार्ट अटैक के तो जैसे लक्षण आते हैं, आपको लक्षण आने शुरू होंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत हो, हाँ थोड़ा पेन होगा, पसीने आना, इस तरह के कुछ लक्षण आपको महसूस होंगे और आपके पास एक समय होता है कि आप अपनी जांचें कराएं, पर कार्डियक अरेस्ट तुरंत होता है। तो इसमें अब बढ़ने के पीछे कारण क्या है? वैसे तो अगर ज्यादातर देखें अभी तक जितनी भी चीजें सामने आ रही है उसमें हम एक लाइफस्टाइल को तो मानते हैं, जीवन शैली को बड़ा कारण। इसके अलावा भी कुछ और कारण है जिसके अंदर कुछ लोगों में जो सडन कार्डियक अरेस्ट एकदम अचानक, तो उनमें कंजेनाइटल भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है कि यंग एज में अगर उनके पेरेंट्स को 50 की कम उम्र से पहले ही किस तरह की कोई सडन डेथ की हिस्ट्री रही हो, तो उनमें ऐसी होने की एक संभावना बनी रहती है। कई बार कुछ और पहले हम लोग ये केसेस देखते थे कि 40 साल 45 साल के किसी को हार्ट अटैक आ गया या ज़्यादातर वृद्धावस्था में आ रहे थे। अब जिन केसेस की बात हो रही है, अब तो 16 साल से लेके 30 साल तक के लोगों को भी बहुत बेशुमार हार्ट अटैक आ रहे हैं और पिछले 5 साल में आई थिंक इन केसेस की संख्या भी, जो आंकड़े कहते हैं WHO के, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इस तरह का दावा भी है कि भारत में हार्ट पेशेंट की संख्या आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकती है अगले 10 सालों की अवधि में। तो क्या वजह हो सकती है? हाँ, एक तो इसमें यह है कि हमारी जो जेनेटिक्स होते हैं, अगर हम भारतीयों की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, तो हमारी जो हार्ट की नसें हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वो थोड़ी कंपैरेटिवली इस तरह की होती है कि उनमें ब्लॉकेज जल्दी बन जाता है। अगर अब हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, तो एक तो हमारे प्लाक वो जल्दी बनते हैं क्योंकि संरचना ऐसी होती है। अब क्या होता है कि हम डाइट उनकी फॉलो कर रहे हैं आजकल, अगर हम यूथ को देखें कि उस तरह की डाइट, वो डाइट उनके लिए ठीक है पर वो डाइट हमारे लिए ठीक नहीं है। तो एक तो ये जो फैक्टर आया। दूसरा अगर एक फैक्टर देखें भारत के अंदर, साथ ही डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि भाई डायबिटीज की कैपिटल, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। तो जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है वो भी इस समस्या को ज्यादा बढ़ा देता है और हार्ट अटैक का एक कारण बन जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग देखें तो स्मोकिंग भी एक हार्ट अटैक का मेन कारण बनता है, क्योंकि वो हमारी जो नसें होती है उनमें इन्फ्लामेशन करता है, ब्लॉकेज का एक कारण बनता है। डाइट का जैसा मैंने बताया कि भाई वो आपके फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ाती है, वो भी एक फैक्टर हो गया। स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो गया जो कि आपका इन्फ्लामेशन करता है और वो भी एक हार्ट अटैक का। नींद ठीक से ना होना, क्योंकि कई तरह की रिसर्च आई है, उसमें कहा गया है कि भाई भारतीयों की नींद ठीक नहीं है, स्लीप डिस्टर्ब रहती है और ये सारी चीजें ज्यादातर यंग लोगों के अंदर है। आपने देखा होगा 60s में लोग इतना ज्यादा नहीं इस चीजों को करते और 60s में जो लोग हैं उनका पिछले काफी सालों से खाना ठीक था, पर जो 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 20 साल से हमारा खाना पीना, हमारा एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें चेंज हुआ। तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो जो 30 साल वाला एज ग्रुप है, 25-30 साल वाला, क्योंकि उनके ऊपर अपना करियर, बिजनेस लाइफ, सबका प्रेशर भी होता है और उसके अलावा उनकी लाइफस्टाइल भी इस तरह से बिगड़ी हुई होती है। और
जब बड़ी कुछ चर्चित सेलिब्रिटीज़ हाल ही में अभी दुनिया को अलविदा कहा कई सेलिब्रिटीज़ ने, तो इस तरह की भी अब मिथ है या फैक्ट है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जिम बहुत ज़्यादा जिमिंग करने से, हार्डकोर जिमिंग करने से और अपना शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रखने से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि जिमिंग क्या हार्ट अटैक के केसेस बढ़ा रही है? देखिए, एक चीज़ हमें ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट, आप जिमिंग करने के लिए जा रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और उससे पहले आपने हार्ट को तैयार नहीं किया हुआ, मतलब जैसे आपने कभी जिमिंग ठीक तरीके से करी नहीं, रनिंग कभी की नहीं और आपने एकदम उसको शुरू कर दिया, ओवर करने लगे, तो उसके लिए आपका हार्ट प्रिपेयर है कि नहीं। पर यहाँ पर ज़रूरी है कि हमें जिम्स को भी बदनाम नहीं करना। देखिए, जिम्स के तो कितने सारे फायदे हैं। जिम अगर हम बात करें तो आपको हेल्दी रखने के लिए, और जिम के जब इस तरह की बातें हुई तो जिम के जितने भी ऑनर्स हैं वो परेशान हुए कि मेरा जो है बिजनेस एम्पायर बैठ जाएगा। हाँ, बिजनेस एम्पायर। और दूसरे कई लोग जो प्रेरित भी होते हैं कि जिम ज्वाइन करना, वो ज्वाइन नहीं कर पाते। मतलब दुनिया भर की जो रिसर्च है वो ये बताती है कि भाई जो कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां, हार्ट से संबंधित बीमारियां, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर तो वो बहुत घटती है। तो अब यहाँ पर एक चीज आप ये देखिए कि आप मीडिया में रहते हैं, आपने खुद इतनी घटनाएं कवर की है, देखा है आपने, रामलीला करते हुए, गरबा करते हुए, मैराथन करते हुए, इवन डांस करते हुए शादियों में, तो वो तो हर जगह ही घटना हुई है ना। आपने कई लोग तो वैसे ही चलते हुए या रोड पे आपने देखे होंगे कि एकदम सडन कोलैप्स हो गए। तो जिनको ही हम के हिसाब से ही अपने आप को किसी भी मेहनत में डालो, चाहे वो एक्सरसाइज हो या दौड़ हो या डांस हो या कुछ भी हो, शरीर की जितनी कैपेबिलिटी हो उतना ही आप करो। आपका ये कहना है? मेरा कहना ये है कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो उससे पहले चेक कर लो कि हार्ट फिट है कि नहीं। जैसे मैराथन दौड़ना है किसी को या कुछ और करना है, तो वो एक बार ये चेक करवा ले डॉक्टर के पास जाकर कि भाई मेरा हार्ट ठीक है कि नहीं। कितने लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कितने लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी शुगर बढ़ी हुई है, कभी उन्होंने चेक ही नहीं कराया। तो ये कुछ चीजें जरूर चेक करें। हार्ट के पेशेंट जो जिनके माइनर हार्ट में दिक्कतें हैं उनके लिए जिम नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हार्ट में किसी के प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उन्हें सलाह देंगे कि आप जिम से दूर रहिए। नहीं, उनके डॉक्टर उनको बताएंगे, उस हिसाब से उनको एक्सरसाइज शुरू करनी है, कितनी करनी है, कितनी इंटेंसिटी से होनी चाहिए, तो वो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। और खास तौर पे अगर आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप जिम में जा रहे हैं, तो वहां जरूर बताइए। ट्रेनर को कैसे पता होगा कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? तो अगर जिनको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट लेके, और उसके बाद, क्योंकि जिम की जब हम बात करते हैं तो देखिए आपके हार्ट के लिए जो एक्सरसाइज होती है कार्डियोवैस्कुलर, वो तो आप ब्रिस्क वॉक करके, रनिंग से, साइकिलिंग से वो सारी चीज कर सकते हैं। जिम में मेन जाने का आपका उद्देश्य है कि आपको थोड़ा सा अपनी मसल हेल्थ को, अपनी जॉइंट हेल्थ के लिए काम करना, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करना, ओवरऑल हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ के लिए। और कई बार एक जगह पर जाकर हम लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम रेगुलर वहां पर करें, तो इस वजह से जिम या हेल्थ क्लब इस तरह की जगहें बनी होती हैं। ठीक है। और टीन एज से लेके यंगस्टर्स जो आजकल हैं, वो जिम में जाने के बाद, क्योंकि जिम की लाइफस्टाइल को आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो थोड़ा ये भी समझाइए कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल पर भी बहुत एक विवाद का विषय है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल होना घातक भी है। कई लोग कहते हैं कि आप अगर लिमिटेड वे में स्टेरॉइड लेते हो तो वो बॉडी पर एक पॉजिटिव असर भी करता है। स्टेरॉइड क्या बॉडी पर किस तरह असर करता है, पहले ही तो ये समझाइए, और उसके बाद इसके फायदे या नुकसान क्या है ये समझाइए। नहीं, स्टीरॉयड बॉडी बिल्डिंग के लिए तो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। स्टीरॉयड कई बार किसी जब ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर किस तरह से किसी जिम में जाने के बाद स्टेरॉइड, जिम में आपको स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी तरह की। और जो करते हैं वो गलत, वो बहुत गलत है। और कई बार किसी तरह की सप्लीमेंट में भी स्टीरॉयड मिक्स है, आपको पता नहीं है। तो स्टीरॉयड तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत तरह के, आपके लीवर को डैमेज करता है, आपकी किडनी को डैमेज करता है, आपकी बोन्स को डैमेज करता है।
एक बहुत चर्चित डॉक्टर थे, उनसे बात हो रही थी, उनका कहना था कि इंडिया के 70% जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं उनमें स्टेरॉयड होता है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते 70% में हो सकता है, क्योंकि अभी मैं बात करूं तो प्रोटीन की काफी डिमांड बढ़ गई है भारत के अंदर। प्रोटीन पाउडर्स की डिमांड बढ़ी है, लोग काफी करते हैं, वे प्रोटीन बहुत। तो जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उस तरह से नहीं हो, तो कई बार अडल्ट्रेशन, मिलावट की चीजें काफी बढ़ जाती है। और अभी पर जिस तरह से FSSAI काफी ज्यादा सक्रिय है और चीजों को लेकर काफी जांच हो रही है, तो कई बार हमें ऐसा कुछ डाउट लगता है, तो फूड सेफ्टी लैब्स अवेलेबल है। तो आप जब भी प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो प्रोटीन के अंदर स्टेरॉयड है कि नहीं, उसके लिए आप जांच करा सकते हैं। तो इस तरह की लैब अवेलेबल है, आप जांच करके प्रोडक्ट लीजिए। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है किसी भी रीजन की वजह से और डॉक्टर ने बताया और डाइट की वजह से आप पूरा नहीं कर pा रहे, तो आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस वजह से ये जरूर है कि प्रोटीन, वे प्रोटीन खराब नहीं है, वे प्रोटीन में अडल्ट्रेशन, मिलावट की वजह से कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। सही सोर्स से लें और फिर आप जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना लेना है, पर जिसका जितना वेट है उतना तो उसको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए अपनी रियर एंड टीयर के लिए। ठीक है। और चूंकि आपका शेड्यूल भी मैं लगातार देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, आप भी बहुत एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान भी फॉलो करते हैं, आपका सुबह एक अच्छा रूटीन रहता है, और फिर आपने अभी जब ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आपने बहुत परहेज का बहुत जिक्र किया कि आपको एक 1 टाइम मील का आपने बताया। उसके बाद आपने कहा कि आपको खाने में बहुत सारी परहेज करनी पड़ेगी। अगर हम, तब ये मन में सवाल आता है कि अगर हम इतना परहेज करेंगे तो फिर क्या हमारे पास सोर्स होंगे? एक आप बहुत बड़े फिटनेस एक्सपर्ट के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जब आप सब बंद कर दोगे तो फिर आपके पास प्रोटीन का सोर्स क्या होगा? आपकी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं जाएगा, और जब प्रोटीन नहीं जाएगा तो फिर आप अपनी रेगुलर का जो रूटीन है वो कैसे पूरा करोगे? देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या ओवरऑल देखूं तो अब ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, पहले हम बात करते थे कि भाई मल न्यूट्रिशन की वजह से कि भाई प्रॉब्लम हो रही है कि लोग को खाना उतना नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं। पर जो अब प्रॉब्लम आ रही है वो ओवर ईटिंग की वजह से हो रही है। इनफैक्ट हम बच्चों में देखें, टीनेजर्स में देखें, यंग अडल्ट्स के अंदर देखें, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं। ज़्यादातर उसके पीछे कारण है कि आपका खाना ठीक नहीं है, ज़्यादा खा रहे हैं। फैटी लीवर का अभी ILBS ने स्टडी करी थी दिल्ली NCR के लोगों पे, यंग लोगों में 50% से ज़्यादा लोगों को सबको फैटी लीवर मिला। आप ये देखिए खुद ही, आप अपनी तरफ चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो कितने लोग हैं जिनकी बेली फैट, पेट की तरफ जो फैट है वो निकला हुआ है। तो ओवर ईटिंग का कारण है ना। सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, मैं अब ये इसमें फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि इस जनरेशन के पहले की जो जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा, वो कभी खाने का परहेज तो अब कहने लगे लोग ये मत खाओ वो मत खाओ, वो तो हार्डकोर शक्कर भी खाते थे, मिठाइयाँ खाते थे, और उनका रूटीन भी बाहर का खाना भी, कोई परहेज नहीं होती थी, और वो लोग एक स्वस्थ जीवन जी के चले गए, 90-90 साल जी के चले गए। और अब जब इतनी जनरेशन आई, इतना परहेज कर रही है, तो उसकी औसत आयु 60 साल है। तो अब इसमें देखिए एक बार ये जरूर है कि जब भी ऐसा वाला हमारी डिस्कशन में बात होती है, ऐसा ख्याल आता है कि भाई हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी वो तो सब चीजें खाते थे, तो अब उनका कंपेयर हमें ये करना ना, वो सब चीज खाते थे पर उनकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल कैसे थी? वो पैदल चलते थे। आजकल हम कितना पैदल चलते हैं? वो क्या किसी चीज को ऑर्डर देते थे कि घर पर उनके डिलीवर हो गई? लेकिन वो जिम नहीं करते थे डॉक्टर साहब। हाँ। अब जिम लोग कर रहे हैं और मेहनत उतनी कर रहे हैं, लेकिन डाइट पे फॉलो। अभी भी मैं देखूं, अगर जिम का आप ओवरऑल देखोगे तो कितने % लोग जिम करते हैं? मुझे नहीं लगता 10% से ज्यादा लोग जिम करते होंगे। जो जिम कर रहे हैं वो ये खा सकते हैं। नहीं, जिम कर रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रोज ड्रिंक कर रहे हो, रोज ओवर ईटिंग करे जा रहे हो, तो जिम का आपको कोई असर या कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा नहीं। पर ये है कि आप धीरे धीरे साथ के साथ अपनी कैलोरीज को बर्न भी कर रहे हो। पर मैं इस चीज के दोबारा, जो भी आपने एग्जाम्पल दिया कि पहले वाले लोग क्या हर चीज के लिए कैब
मंगाते थे या पैदल कितना मार्केट जाते थे, सामान उठा कर लेकर आते थे, कितना एग्जर्शन वाली उनकी एक्टिविटी होती थी। पहले वाले अगर कुछ भी खा रहे थे, अगर आप कह रहे हैं मीठा खा रहे थे सब, क्या पहले इतना पैकेज फूड, जंक फूड, फास्ट फूड वो खाते थे? या पहले क्या उतनी ज़्यादा मिलावट थी? ये पहले की अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, क्या उसमें इतना पोल्यूशन ये सब चीज़ें थी? पहले क्या इतना स्ट्रेस लेवल था? पहले के लोग क्या आपको लगता नहीं कि 9 बजे सो जाते थे, लाइट ऑफ हो जाती थी, इतना ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर था? तो उस लाइफस्टाइल से हम अपने आप को अभी कंपेयर नहीं कर सकते। अभी हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कैलोरीज को बर्न नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से हम जो खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी को, उसके पोर्शन साइज को हमें कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो फिर जैसे मैंने आपको बात करी, और आप ये देखिए कि इसके पीछे रिसर्च है, हम कोई भी बात ऐसे नहीं कह रहे, ये WHO ने बोला, ICMR ने बोला है। अभी जो ICMR ने अपना डेटा निकाला था उसमें बोला है कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं भारतीयों में, ज़्यादातर में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम सबके अंदर दिख रहा है, फैटी लीवर सबके अंदर दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल सबके बढ़े हुए हैं, और दूसरी एक चीज़ और बताई गई है कि हमारी जो रिकमेंडेड रोज की मात्रा है चीज़ों की, जैसे सोडियम की जो जितना हमें लेना चाहिए नमक, उससे 3 गुना ज़्यादा हम नमक खा रहे हैं। जितना हमें पूरी कैलोरीज में शुगर इंटेक होना चाहिए, उससे 3-4 गुना ज़्यादा हम शुगर खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी बोला स्पेसिफिकली कि भाई ऑयल की मात्रा कम करो, अपने ऑयल को कम से कम करो। अभी जो गवर्नमेंट ने एक आपकी गाइडलाइंस निकाली है कि स्कूलों के अंदर शुगर बोर्ड बनने चाहिए, ताकि कितनी कैलोरीज हैं आप ये देख सके। तो ये क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि जो बीमारियों का ग्राफ है वो थम नहीं रहा, और मेजर कारण उसके पीछे कि आप जितना हो सके अपनी डाइट के बारे में नॉलेज बढ़ाइए, ध्यान रखिए, ताकि आप इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। ठीक है। और आपने कैलोरी बर्न की बात करी, एक आप जैसे इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत मेहनत करके कैलोरी बर्न करके संयमित रहकर अपने आप का वजन कम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोई बहुत फैट दिखता है, सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे हैं लिस्ट में, चाहे वो करण जौहर हो गए, सारा अली खान हो गई, राम कपूर हो गए, शिल्पा शेट्टी हो गई, ये सब किसी वक्त एकदम उन्होंने वेट गेन किया और फिर उन्होंने एक ओजेम्पिक नाम की कोई दवा ऐसा कहते हैं उन्होंने ली, और वो कुछ ही चंद महीनों के अंदर और कोई बिना कोई बहुत बड़ी परहेज के उनका वजन बहुत कम हो गया। करण जौहर को आप देखते होंगे कैसी तस्वीर हो गई आजकल, वो बहुत पतले हो गए हैं। ये जो दवा ओजेम्पिक है, इसका कोई दुष्प्रभाव है, कोई साइड इफ़ेक्ट है, या ये दवा सबके लिए आसानी से ली जा सकती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? ये थोड़ा समझाएं। तो देखिए, दवा को अभी भारत के अंदर जो रोल आउट परमिशन मिली हुई है उसमें कुछ कुछ कारण बताए गए हैं कि भाई इन वजह से ये दवा ले सकते हो, कि डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपके लिपिड्स लेवल ज्यादा हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरत है। तो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि भाई आपके लिए ज़रूरत है कि नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये वैसे एस्थेटिकली, मतलब कई लोग ये रहते हैं कि भाई मेरा वजन ज़्यादा है पर मैं वैसे सुंदर दिखने के लिए ये दवा का इस्तेमाल करूं, पर उनको वैसे कोई बीमारी नहीं है, तो उनके लिए तो ये बनी नहीं है। तो एक तो मिस यूज होना, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आगे आने वाले समय में इसके किस तरह के, क्योंकि नई दवा होती है, कि किस तरह से इसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं या साइड इफेक्ट, वो एक खैर दूसरी बात है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भारत में हमें ये देखना कि ये कितना अफोर्डेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, क्या लोग इसको कर सकते हैं अफोर्ड कि नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जैसे अगर आप दवा बंद करेंगे तो फिर आप उसी पे आ जाएंगे, आपका जो वजन था, आपने जितने टाइम तक लिया वो आपका वेट कम हुआ, अच्छा, फिर उसी पे। और दवा भी तो काम ऐसे ही करती है ना कि वो दवा आपको इस तरह के इफेक्ट देगी बॉडी में कि भाई आपको भूख नहीं लगेगी। अब भूख नहीं लगेगी, शायद कुछ ऐसा सुना था कि कुछ एक वक्त का उनका कोर्स होता है, आप वो कोर्स पूरा करने के बाद आप लाइफ टाइम वजन से छुटकारा पा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जैसे कुछ टाइम तक वो लिया, उसके बाद आपका वजन कम हुआ, बट उसके बाद फिर आपकी हैबिट चेंज नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, आप कई लोगों से बात करेंगे जिनका वजन ज्यादा, वो कहते हैं कि भाई हमें बार बार क्रेविंग होती है, मन करता है हम खाएं ये सब चीजें। तो अब वो दवा ने थोड़े टाइम वो वाला असर उनका कम कर दिया कि उनको वो वाली क्रेविंग वैसे नहीं होगी और ऐसा लगेगा कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है।
धीरे धीरे गैस्ट्रिक एम्प्टी भी धीरे धीरे वो होती है उस तरह से, तो उनको एक इफेक्ट इस तरह से क्रिएट और जो वजन बढ़े हुए वजन से निकली हुई बीमारियां हैं, क्या ओजेम्पिक उनको भी कम करती है या सिर्फ वजन ही कम करती है? ओवरऑल अगर हम बात करें तो जब वेट कम होता है, क्योंकि वेट से बहुत सारी बीमारियां लिंक्ड होती है कि आप अगर ओवर वेट हैं, वजन ज्यादा बढ़ रहा है, तो कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज, जैसे वो डायबिटीज है उसको बढ़ा देगी, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगी, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी। इसके अलावा फैटी लीवर से आपका उसका लिंक है। तो जब वो कारण कम होता है तो डेफिनेटली उससे लिंक्ड जितनी बीमारियां होती हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है। तो इस तरह से ये दवा काम करती है। अफोर्डेबल है, मतलब क्या अफोर्डेबल नहीं है, ये महंगी काफी ज्यादा दवा है और सब इसको अफोर्ड नहीं कर एक खुराक कितने की आ जाती होगी मार्केट में, क्या प्राइस होगा? डिपेंड करता है, अभी शायद 12-15 हजार के करीब है, बट अच्छा, आगे आने वाले और ओजेम्पिक ही दवा है या कोई और भी दवा है? नहीं, ये एक दो ब्रांड नेम से चलती है, बट इम्पोर्टेंट ये कि ओवर द काउंटर नहीं ले सकते आप कि जाकर आपने ले ली, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवा है। तो जब तक आपके डॉक्टर, पर मैंने आपको ये बताया कि ये वजन कम करने के लिए नहीं है, ये डायबिटीज के लिए दवा थी। पर इससे वजन में भी इफेक्ट देखा गया है कि भाई क्योंकि वेट कम होगा तो आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल के अंदर रहेगी। पर मैंने वही बताया कि इसके स्पेसिफिकली इंडिकेशन है कि इन चीजों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल वे में, और उसमें साथ के साथ आपके कुछ टेस्ट भी रेगुलर बेस पे कराए जाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें कम या ज्यादा तो नहीं हो रही है, आपका शुगर लेवल डाउन तो नहीं हो रहा लेने से पहले, मतलब ये चेक लेने से पहले भी, और जब ले रहे हैं ड्यूरिंग फेज भी आपको चेक करके देखना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि भाई ये आपके डॉक्टर ने बोला है कि नहीं आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, तो फिर उस केस में लेनी ज़रूरी हो सकती है। जैसे कि हम अगर बात करें तो आपका वज़न ज़्यादा है, ओबीज है, डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, लीवर पर प्रेशर पड़ रहा है, आपकी नी जॉइंट पर, घुटनों पर प्रेशर पड़ रहा है, ऐसी कई चीज़ें हो गई, तो डॉक्टर को लगता है कि आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कि ओवरऑल इनकी हेल्थ में होलिस्टिकली इससे इम्प्रूवमेंट होगा। तो उस केस में एक हम जो बात करते हैं ना एस्थेटिकली ठीक दिखना, बस मैं ठीक दिखूं उसके लिए मैं इस तरह इस दवा का इस्तेमाल करूं, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके। और एआई का ज़माना है, एआई बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है, तो इस तरह की ओजेम्पिक जैसी जो दवाएं आई, आने वाले टाइम में एआई कुछ मदद कर रहा है इस तकनीक को वजन घटाना, या कोई और बीमारी हो उनके जो दवाओं के पिल्स के साइड इफेक्ट हो जाते हैं, एआई उसमें कारगर है, कोई मदद कर सकता है? आने वाले समय में हम ऐसी कोई तकनीक, ऐसी कोई दवा देख सकते हैं जिसके साइड इफेक्ट जीरो हों और वो गंभीर बीमारियों पर असर भी करे? एआई का रोल मैं समझना चाहता हूं। तो एआई का रोल अगर हम वैसे ओवरऑल हेल्थ केयर के अंदर देखें तो देखिए एआई कोई डॉक्टर्स को रिप्लेस तो नहीं, डॉक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है ना, कि जैसे वो वर्क एफिशिएंसी इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ा सकता है। ये सवाल डॉक्टर साहब मैंने इसलिए किया क्योंकि इस तरह की बातें भी हैं कि आने वाला समय एआई इतना जब तेज बढ़ रहा है तो डॉक्टर्स के 60-70% काम जो है एआई ही कर देगा। एक इंसान की पूरी मॉनिटरिंग, उसको क्या लेना चाहिए, क्या डाइट चार्ट या क्या दवा चाहिए, क्या फॉर्मूला किस दवा का होना चाहिए, सब कुछ एआई देख लेगा। तो क्या ये मेडिकल इंडस्ट्री भी बहुत खतरे में है? तो इसमें एक चीज हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो इसमें हम हमेशा कहते हैं कि भाई एवरीबॉडी इज डिफरेंट एंड एवरी बॉडी इज डिफरेंट। कई बार कई चीजें हमें पता नहीं होती हमारी कि मैं किस चीज से एलर्जिक हूँ, आप किस चीज से एलर्जिक है, आप किस चीज से इनटॉलरेंस है। अब कई बार एक चीज सबके लिए काम नहीं कर सकती, ना ही एक तरह की डाइट सबके लिए। लेकिन एआई सबकी बॉडी की फंक्शनिंग पकड़ेगा, वो कैसे? हाँ, फंक्शनिंग तो नहीं पकड़ सकता। तो कई बार इस वजह से आपकी एग्जैक्ट हिस्ट्री नहीं पता, आपकी अपब्रिंगिंग नहीं पता, तो आप जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो उसी की हिसाब से आपको बता रहा है। पर कई चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता। मतलब डॉक्टर्स की नौकरी सेफ है, अभी खतरे में नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये कि कॉम्प्लीमेंट जरूर करेगा, कई चीजों में उनके वर्क को इजी कर देगा, और टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। पर ये है कि सेल्फ, जब हम हमेशा बात करते थे कि भाई गूगल का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, क्या है, क्योंकि उससे तो जैसा सवाल पूछोगे वो उसके इफेक्ट भी बता देगा, साइड इफेक्ट भी बता देगा। अब जो मेरी इंडस्ट्री उसकी बात करूं तो अब जैसे एआई चैट जीपीटी हो गया, कोई स्क्रिप्ट लिख के पूरी दे रहे हैं। एग्जैक्टली। एंकर भी तैयार हो गए हैं एआई, लेकिन भावनाएं एआई कभी पैदा नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इमोशंस कभी एआई नहीं डाल सकता।
एंकरिंग, एक एंकर खड़ा हो सकता है लेकिन वो एंकर कभी डिबेट नहीं कर सकता। स्क्रिप्ट में क्या इमोशंस डालने हैं वो एआई नहीं, उसकी तो प्रोग्रामिंग है। वही आई थिंक मेडिकल इंडस्ट्री पर भी बात लागू होती है कि बॉडी की, जैसा आपने बताया बहुत बेहतर तरीके से, कि बॉडी की फंक्शनिंग एआई नहीं कर पाएगा, जो उसकी प्रोग्रामिंग में है वो उस हिसाब से आपको, और वो गलत भी हो सकता है कई बार। इसलिए आपको हेल्थ एक्सपर्ट, आप जैसे हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह हमेशा लेने की जरूरत पड़ती रहेगी। तो डॉक्टर साहब, आपका एक बहुत ज्यादा चर्चित लैब से भी राबता रहा है। टेस्टिंग लैब्स को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। इस तरह की बातें भी हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी एफिलेटेड लैब के लिए कुछ टेस्टिंग लिख लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, और जब वहाँ वो टेस्ट होते हैं तो उनको कमीशन पहुँचता है, और एक बड़े परसेंटेज में, बहुत बड़े अमाउंट में पहुँचता है। दिल्ली एनसीआर के अंदर एक हालिया मीडिया हाउस ने भी अभी एक बहुत चर्चित स्टिंग ऑपरेशन किया था, कई लैब्स का उसमें नाम भी आया था। क्या दिल्ली में टेस्टिंग लैब्स में फर्जीवाड़े हो रहे हैं, आप इसे मानते हैं? देखिए, एक चीज़ सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जैसे कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, तो उसका मेन सबसे पहले तो मोटिव ये रहता है कि भाई उसको पेशेंट को ठीक करना है, सही तरह से उसका इलाज करना है। और इलाज के लिए आजकल देखें तो सबसे पहली जो कड़ी है वो है डायग्नोसिस। और अब जैसा बीमारियों का ग्राफ जैसा बढ़ता जा रहा है, कई बार पता भी नहीं लगता। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टेस्ट कराने किसी और वजह से गया और बीमारी कोई और निकली। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा कि जैसा हम आजकल हार्ट और कैंसर जैसी चीज़ें देख रहे हैं कि भाई कितनी ज़्यादा वो फैल रही हैं, तो टाइम से पकड़ने के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए भी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि जितना जल्दी आप उसको स्टेज पर पकड़ पाएँ उतना बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो पहली चीज़ ये। दूसरा ये होता है अक्सर कि किसी डॉक्टर का किसी लैब पर किसी भी रीजन से फेथ है, क्योंकि भारत के अंदर रीजनल लैब का प्रचलन काफी है। तो फेथ में देखिए उनको क्या है कि वो रिपोर्ट को डिस्कस कर पाएं। कई बार कहीं से आप टेस्ट करा कर ला रहे हैं, रिपोर्ट वो डिस्कस नहीं हो पा रही, तो वो एक फैक्टर रहता है कि कई बार अगर उनके संपर्क में लैब है तो अगर दोबारा उनको लगा कि रिजल्ट ठीक नहीं है, पेशेंट के लक्षणों से रिपोर्ट नहीं मैच हो रही, तो दोबारा से उसको वो रीचेक करा के वहाँ के डॉक्टर से बात करके वो कर सकता है। रही बात कि कई बार कई लैब्स में या कई डॉक्टर नहीं रिक्वायरमेंट वो भी लिख देते हैं। तो देखिए वो तो हर एक इंडस्ट्री में बात करें कि अगर कुछ खराब चीजें हैं तो कुछ मतलब बहुत हद तक अच्छी भी चीजें होती है, तभी हेल्थ केयर प्रोफेशन चल रहा है। एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि पूरी मोनोपोली क्रिएट है, और डॉक्टर्स किसी पेशेंट ने कहीं अपने परिचित से कहीं से लैब से टेस्टिंग लेके आया वो, और डॉक्टर्स उस पूरी रिपोर्ट को सिरे से नकार देते हैं, कहते हैं इसी लैब का लाओगे तो मैं करूँगा। जांच तो जांच है, वो कहीं से भी हो। और डॉक्टर्स जो हैं ज़्यादातर, आई थिंक 90% रेशियो में डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी संबंधित लैब की ही रिपोर्ट मानते हैं। हाँ, तो इसमें एक बार क्या होता है ना कि जैसे हम ज़्यादा अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, है ना, और अभी जैसे फूड सेफ्टी को लेकर भी मैं इसलिए इसको एग्जांपल को दूंगा कि फूड सेफ्टी के लिए भी भाई गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से जो इनिशिएट ले रही है वो ले ही रही है कि आप कहाँ से क्या खरीद रहे हो, चेक करो, सब्जियों से लेके फ्रूट्स को लेकर कि भाई कैसी जगह से ले रहे हो, आपकी भी उतनी जिम्मेवारी बन जाती है। इसी तरह से अगर डॉक्टर आपका कोई जांच आपके लिए लिख कर देता है तो आपको भी उतना ही एक बार रिस्पॉन्सिबल बनकर, क्योंकि आप कहाँ से अपनी जांच करा रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे इसमें एक्रीडिएशन सर्टिफिकेशन होता है, तो लैब NABL NABH है कि नहीं, जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उसको सर्टिफाई करती है कि पहला। दूसरा, जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ के डॉक्टर्स का क्रेडेंशियल वगैरह आप सब चेक कर सकते हैं कि कैसी लैब है। तीसरा, आप जब जिस लैब में टेस्ट कराने जाएं वहाँ पूछ सकते हैं कि आपकी लैब जहाँ पर टेस्टिंग होती है वो हमें बताइए, हम देखना चाहते हैं, आपका राइट है, आप देख सकते हैं कि कहाँ आपका सैंपल जा रहा है, कहाँ वो आपकी टेस्टिंग हो रही है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर रिपोर्ट किसी भी वजह से डॉक्टर को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही, आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रही किसी भी और कारण से, तो आपका बिल्कुल राइट बनता है कि आप जाकर बात करें कि हमारी। बस एक शब्द में आप ये जवाब दे दीजिए, क्या आप ये मानते हैं कि कुछ लैब्स में, चुनिंदा लैब्स में फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी रिपोर्ट तैयार हो रही हैं? बिल्कुल हो सकता है, जैसे हम जिसको सिंक टेस्ट कहते हैं, ऐसी कई बार कुछ लैब, बड़ी लैब निश्चित तौर पे ऐसा नहीं करेंगी कई बार, पर कुछ लैब ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आपका सैंपल लिया और आपको ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा हर जगह। आप मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं,
और डायग्नोस्टिक में इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा टाइम से आपकी मॉनिटरिंग है। कोई केस आपके संज्ञान में आया ऐसा कोई कि आपने देखा हो कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी लैब हुई? क्योंकि आप बहुत सारी लैब्स में आपका जाना होता रहता है। ऐसा कई बार सुनने में आया है इस तरह से, फिजिकली पर्सनली नहीं देखा कि ऐसा कई बार कई जगह पर सुनने में ज़रूर आया है। पर मुझे लगता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बड़े शहरों में तो कई बार इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, पर छोटे शहरों में ऐसी होने की संभावनाएं कई बार बन जाती है। और कई बार क्या होता है कि कोई दूसरा भी आपका इस्तेमाल कर सकता है, आपके लैब का, और लैब को डिफेम भी किया करने का भी कर सकता है। ऐसी कई चीजें हो सकती है, संभावना हो सकती है। ठीक, बहुत ठीक बात कही आपने कि जिन पर हमें भरोसा है हम उन्हीं का सहारा लें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आजकल डिप्रेशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा केसेस डिप्रेशन के बढ़ रहे हैं, युवाओं में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस हैं। क्या वजह है युवाओं में बढ़ते डिप्रेशन की, और डिप्रेशन की क्या कोई पिल है और वो काम करती है, या डिप्रेशन के लिए आपको काउंसलिंग की ही ज़रूरत है, वही रास्ता बेहतर है? एक तो थोड़ा सा हम डिप्रेशन और एंजाइटी की बात करें तो देखिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर क्या होता है ना, युवा छोटी छोटी बातों को कह देते हैं कि मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, मुझे तो बहुत डिप्रेशन है। देखिए डिप्रेशन होता क्या है डिप्रेशन, आप ये समझाइए। डिप्रेशन, चिंता मुझे भी होती है, आपको भी होती है, लेकिन डिप्रेशन में चले जाना, तो लो मूड होना या कभी कभी थोड़ा सा सैड फील करना, उसको हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे ना। कि डिप्रेशन तो मतलब आप लंबे समय तक, क्लिनिकल डिप्रेशन कि कुछ हफ्तों तक लगातार आपको सैड फीलिंग आ रही है, लो फील कर रहे हो, आपको कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा, आपके शरीर में भी वो वाले सिम्टम आ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, या तो आप सो नहीं पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। पर कभी एक दो दिन हुआ किसी भी वजह से, किसी वर्क प्रेशर की वजह से या कोई और ऐसी समस्या चल रही है, तो ठीक है, वो चल जाता है, एक नॉर्मल टेंडेंसी है। बट वो लंबे समय तक ऐसा चल रहा है तो फिर आप उसको मान के चलिए कि वो आपको माइल्ड है, हल्का डिप्रेशन है, मॉडरेट है या सीवियर है, उसकी भी कैटेगरी होती है। पर ऐसा इस तरह से टैग करना, थोड़ा सा आपको कुछ फील हो रहा है लो, सैड, वो तो वैसे भी हो सकता है आपका लो। पिल्स का बताइए, पिल्स जो क्या हम लोग इसमें ज़्यादा आपको काउंसलिंग वगैरह हेल्प करती है कि आप काउंसलिंग करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपके ब्रेन्स के जो केमिकल्स हैं वही आपको इस तरह की चीज़ों को फील कराएंगे। मैं पर्सनल अपना अनुभव बताता हूँ। मेरे मामा जी बहुत ज़्यादा एक वक्त पर कुछ पारिवारिक वजहों के चलते, जो बचपन से मेरा देखा हुआ पर्सनल केस है, वो डिप्रेशन में थे, और इतनी गंभीर स्थिति थी डिप्रेशन की कि वो गैदरिंग से बहुत डरते थे, और जब गैदरिंग होती थी तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते थे। फिर एक एलोपैथिक डॉक्टर मिले, चर्चित डॉक्टर काफ़ी, उन्होंने उन्हें कुछ पिल्स दी और कहा कि आप इनको कम से कम 1 साल तक लगातार खाइए, और चाहे जितनी काउंसलिंग करा लीजिए कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप ये दवाओं के सहारे 1 साल हैं, 1 साल बाद आप इससे उबर सकते हैं। 1 साल तो आपको कंटिन्यू खानी होगी, और अगर आप बीच में ये छोड़ देते हैं, अगर 6 महीने आपने खाई और छोड़ दी, तो फिर आपको ना कोई काउंसलिंग बचा सकती है डिप्रेशन में, गंभीर डिप्रेशन में जाने से, और ना ही आप अगर वो दोबारा दवा शुरू करोगे तो वो बेअसर है वो दवा भी। इसलिए आपको 1 साल पूरी खानी है। ऐसी दवाएं हैं या सिर्फ एक ब्रांडिंग की गई है? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे मैंने कैटेगरी का बताया, तो पहले वो जाकर वो टेस्टिंग करते हैं, कुछ चीज़ें उसके मतलब आपके क्वेश्चनेयर होता है जिसमें आप सब बताते हैं कि ऐसा फील हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट। बट कई बार क्या होता है कि आप इतनी ज़्यादा सीवियर क्लिनिकल डिप्रेशन कैटेगरी में होते हैं कि पहले दवाओं के जरिए आपको एक उस स्थिति में लाया जा सकता है कि आप बात को सुन पाएं। क्योंकि ज्यादातर आप अगर वो बात ही नहीं सुन पाएंगे तो काउंसलिंग कैसे होगी? डिप्रेशन जैसे डॉक्टर साहब मनोवैज्ञानिक हो गया, दवा कैसे काम करेगी? आपको किसी से गैदरिंग में बैठाने के लिए, आपकी सोच को डेवलप करने के लिए या सोच को स्थिर करने के लिए एक दवा कैसे फंक्शनिंग करेगी? क्या होता है ना, सारा हमारे ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह की न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो आपका फील गुड फैक्टर आपको, या कई तरह के इमोशन आपके पैदा करती है। जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ओवर थिंकिंग आ रही है, तो वो दवा उस तरह से असर करती है। क्योंकि सारा तो आपका बायोकेमिकल की, आप ये देखिए हम रील भी स्क्रॉलिंग करते हैं तो उससे डोपामिन रिलीज होता है, तो डोपामिन भी क्या हो, आपको फील गुड फैक्टर
पैदा कराएगा। किसी भी तरह की एडिक्शन है, जो सिगरेट भी पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको फील गुड फैक्टर होता है, डोपामिन रिलीज होता है। या कोई भी आप ड्रिंक की बात करें, कोई ऐसी चीज की, किसी को मीठा खाने का, स्पाइसी फूड, उससे डोपामिन, तो वो डोपामिन वो रिलीज हुआ और आपसे फील गुड फैक्टर आया। इसी तरह से हमारा सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो हमें फील गुड फैक्टर देता है। ये भी साइकोलॉजिकल गेम हो गया कि मतलब जो हमें पसंद है वो हम काम कर लें तो हम लोग ऑलरेडी डिप्रेशन से दूर चले जाएंगे। मान लीजिए किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है या किसी को माइल्ड अगर है, आपको ऐसे हल्का फुल्का सिम्टमों के शुरुआत हो रही है, आप कर सकते हैं। पर आप क्लिनिकल में चले गए तो उस टाइम कोई भी ऐसी चीज काम नहीं करेगी, उस टाइम फिर दवाओं का लेना सहारा पड़ता है। पर अगर माइल्ड है, हल्का फुल्का है, तो फिर आप अपनी इन चीजों को करके, जैसे आप किसी को एक्सरसाइज करने से उनके हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं, किसी को म्यूजिक सुनने से बढ़ते हैं, किसी को साइड इफेक्ट इन दवाओं के साइड इफेक्ट अगर आप, पर ये है कि इफेक्ट बेनिफिट ज्यादा है, साइड इफेक्ट तो डेफिनेटली उसकी तुलना में पर हाँ, पर एक बार उस फेज से बाहर लाने के लिए जरूरी है कि दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, ताकि आपकी जो न्यूरोकेमिकल है वो एक ठीक तरीके से एक स्टेबल कंडीशन में आ जाए और आप इस कंडीशन में हो कि आप किसी की बात सुन पाएं और एक्सप्रेस कर पाएं और जो आपको काउंसलिंग के लिए बातें बताई जा रही है उनको सुन पाएं। और प्रोटीन को लेके जो आपने बहुत अच्छी व्याख्या करी, प्रोटीन पर एक सवाल ये भी, क्योंकि आप भी शाकाहार फॉलो करते हैं, अब शाकाहार से आगे, और मैं भी शाकाहारी हूँ, अब शाकाहार से आगे बढ़कर लोग वीगन बनने की ओर चले गए हैं। फिर बात ये आती है कि जैसे अभी आपने बताया ऑफ कैमरा कि दही जो है प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपने शाकाहार में भी बताया, लेकिन जो वीगन है या शुद्ध शाकाहारी हैं, दोनों के लिए प्रोटीन के बेस्ट सोर्स क्या हो सकते हैं? जैसे नॉनवेज को कहा जाता है कि आपको इजीली अच्छा प्रोटीन मिल जाता है अंडों में, मांस में, इस तरह कहा जाता है, लेकिन शाकाहारी जो लोग हैं वो प्रोटीन के बेस्ट सोर्स के लिए किसका सहारा लें? देखिए, जिनको दूध से कोई एलर्जी नहीं है, ठीक से दूध का सोर्स है, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो भी है उनके अंदर प्रोटीन होता है। पनीर वगैरह ठीक सोर्स से ले रहे हैं, घर पर बना रहे हैं, तो पनीर के अंदर प्रोटीन होता है। सोया वगैरह, सोया की सभी तरह की वैरायटीज के अंदर प्रोटीन होता है। इसके अलावा अंकुरित कोई भी चीजें हैं, दालें, उनको भिगो के या अंकुरित करके, उनमें काफी अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो इस वजह से दूसरा अगर हम बात करें, ड्राई फ्रूट्स हो गए, उनमें प्रोटीन होता है। सीड्स हो गए, कई तरह के चिया सीड हो गए, और भी कई तरह के सीड्स हो गए, जो बीज, उनमें कई तरह का प्रोटीन होता है। जो वीगन हैं वो डेयरी प्रोडक्ट के अलावा इन सब प्रोडक्ट का यूज वीगन में भी कई बार कई लोगों को दही ठीक सूट कर जाता है, दूध नहीं लेते कुछ लोग, डेयरी प्रोडक्ट तो वो लेते नहीं है, पर कुछ लोग ये है कि खाली सिर्फ इतना माइल्डली लेते भी हैं। वो डिपेंड करता है आपके पर। अगर आप वीगन है तो फिर डेफिनेटली आप फिर वेज सोर्स से, ये वेजिटेबल्स वगैरह में, जिसमें मैंने आपने चुनाव शाकाहार होने का किया, शाकाहारी होने का किया, एक इंसान को शाकाहारी क्यों होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से हम मेडिकल पर्पस, हाँ, मेडिकल पर्पस से बात करें तो अगर हम वैसे भी देखें तो जिस तरह से आजकल, अगर हम, हालांकि हमें इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, पर जैसे हम एग्स की बात करें, आपको अवेयरनेस के लिए खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि यूथ जो है आपको बहुत बड़े मायने में फॉलो करता है। देखिए, किस तरह के, कई बार कहाँ से किस सोर्स से आ रहा है, किस तरह के उनको इंजेक्टेबल्स कई बार दिए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी डिमांड है उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक्स उनको दी जा रही है ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इसी तरह से तो अदरवाइज हम जैसा अभी देखें भी तो ज़्यादातर युवाओं के अंदर ही हम जैसा देख रहे हैं कि कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहे हैं, कई ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं। अब वो एसिडिक फूड है, उनको ठीक तरीके से आप ये देखिए कि उनको लेकर किस तरह से जाया जाता है, स्टोर कहाँ पर किया जाता है, कैसी कंडीशन, तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर उसका इल इफेक्ट डेफिनेटली आता है। और सबसे बड़ी बात तो जैसे मैंने बताया कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो कुछ इस तरह के इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, और वो इंजेक्शन फूड चेन के जरिए हमारे शरीर के अंदर भी एंटर कर जाते हैं। तो और कुछ इस तरह की भी बातें होती हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। जब आप उसको कोई नॉनवेज आप खा रहे हो तो उसके इमोशंस होते हैं, और वो इमोशंस या एनर्जी उस मीट में है, और आप उसको अपने अंदर लेते हो तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आपको पड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल। इस तरह के अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से भी और भी देखें तो डेफिनेटली वो चीज़ें आती हैं, क्योंकि जिस कंडीशन में उनको रखा जाता है
तो डेफिनेटली उस तरह के उनके अंदर भी वही हार्मोन्स और वो सब चीज़ें रिलीज होती है जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं। और एक मिथ है या फैक्ट है, ये आप स्पष्ट करें कि इस तरह की बातें हैं, लोग बहुत डरते हैं कि कहते हैं कि सिटी स्कैन या एक्सरे कराने से भी कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप क्योंकि टेस्टिंग लैब से जुड़े रहे हैं, तो इसमें क्या वाकई में इस तरह की बात फैक्ट है कि आप सिटी स्कैन कराते हैं या एक्सरे कराते हैं तो आपकी बॉडी में कैंसर के कॉजेज़ हो सकते हैं? हाँ देखिए, जैसा मैंने अभी बात की कि कैंसर के मामले भारत में किस तरह से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सीटी स्कैन का एक बड़ा अहम रोल आ जाता है जो कि अर्ली स्टेज पे कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है। और कई बार ब्लड वगैरह के ज़रिए हम कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर सकते, पर सीटी स्कैन बहुत माइनर से माइनर कैंसर की जो शुरुआती अगर ऐसी कोई लिम्फ नोड्स वगैरह होता है उसको ठीक तरीके से पकड़ सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। पर अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है सीटी स्कैन किसी रीज़न की वजह से, तो आपको कराना वो एक लाइफ सेविंग हो सकता है, उसको आपको डिले नहीं करना चाहिए। और साल के अंदर 1 या 2 सीटी स्कैन अगर आपको कराने पड़ रहे हैं आपकी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसका किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं। और अगर ज़्यादा किया मतलब कुछ वजह हो सकती है, कुछ सिटी स्कैन होने से कैंसर के चांसेस हैं, 1% 2% चांसेस हैं। इस तरह की बहुत चीज़ें कम देखी गई है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रांगली डेटा नहीं है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, क्योंकि कैंसर के जितने भी मामले देखे गए हैं उनके पीछे और कई रीज़न तो सामने आए, पर एक्सरे या सिटी स्कैन ऐसा कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं माना गया है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे, आप मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं और आपका एक्सेस आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ तीनों ही इंडस्ट्रीज़ में है। एक बड़ी बहस भी छिड़ी हुई है आजकल आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ को लेके। कुछ तबका, एक बड़ा तबका मानता है कि आयुर्वेद एक सबसे सही ज़रिया है, आपके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपको आसानी से गंभीर बीमारी का इलाज आयुर्वेद पद्धति में है, सनातनी पद्धति में है। कई ये कहते हैं कि जब आयुर्वेद हारता है तो एलोपैथ का सहारा लेते हैं, ऐसी भी बातें हैं। उस बीच कहीं अपना वजूद होम्योपैथ भी तलाशता है। होम्योपैथिक दवाएं भी कहते हैं कि आंशिक तौर पर उनका जो है साइड इफ़ेक्ट उतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होता है। तीनों में सबसे सही माध्यम कौन सा है? एक बीमार शख्स को सबसे पहले किसे देखना चाहिए? नहीं, इसमें देखिए जैसे अभी सरकार भी इस तरफ काम कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष भी है, तो जो इंटीग्रेटेड दवा हैं वो दवाओं का इंटीग्रेटेड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, सप्लीमेंट करती है ना। तो हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, पर किसी एक पर्टिकुलर पैथी को कहें कि इसी से ही सब तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्योंकि अगर आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, एक्यूट स्टेज के अंदर है, जैसे रेबीज़ की हमने बात कर ली, तो डेफिनेटली रेबीज़ के अंदर आपको किसी तरह का कोई भी घरेलू नुस्खा या वो सब तो काम नहीं करेगा, वहाँ पर तो आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो ये मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। और जैसे आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद में बात की जाती है प्रिवेंटिव को, बीमारी होने से पहले अपने आप को रोक सकें, अपनी इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा सकें कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी हो कि बीमारी से आप अपने आप को बचा पाएँ। पर जहाँ सर्जरी की सवाल आ गई या जहाँ पर ऐसी एक्यूट इलनेस की बात हो गई, तो वहाँ पर एलोपैथी का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल आ जाता है। तो इस वजह से हर एक पैथी के कुछ प्लसेस हैं और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करती है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है। और भारत में आगे आने वाले समय में और जो मेडिकल टूरिज़्म बढ़ रहा है वो भी इस तरफ भारत की आयुर्वेद को देखकर, वेलनेस को देखकर इस तरफ आकर्षित हो रहा है कि एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट की जब बात करें तो आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल कंप्लीट हेल्थ, तो उसमें आपकी जो सभी तरह की पैथीज़ हैं उनका कोई ना कोई रोल है जो आपको कंप्लीट एक हेल्थ को एक कंप्लीट, जैसे हम बात करते हैं WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, उसमें एक रोल रहता है। इस बीच जो बड़े आयुर्वेदिस्ट हैं, जब बाबा रामदेव हो गए या बहुत सारे, वो कहते हैं कि एलोपैथ एक जहर के समान है बॉडी में और मिलावट भी बहुत एलोपैथ में है, जबकि आयुर्वेद एक शुद्ध पद्धति है। इस तरह के बयानों को आप
कैसे देखते हैं? हाँ, सभी तरह की पैथीज में कुछ ना कुछ मिलावट हो जाती है, क्योंकि जब हम आयुर्वेद के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करें, आयुर्वेद के भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत तरह के प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, तो उसमें भी कई बार स्टीरॉयड और कई तरह की ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक किया प्रोडक्ट्स जाता है। में। हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा मार्केट में चीज़ें आ गई है। सेम ऐसे आयुर्वेद के नाम पे काला बाजारी हाँ, हो रही हो है, जाती बिल्कुल है। ठीक और बात है। दूसरा एलोपैथ में भी करें तो देखिए, अभी ड्रग जो आपके इंस्पेक्टर्स है और जो आपका सीडीएसओ की तरफ से कई तरह के ऐसे इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं जिसमें नकली दवाएं मिलती है, तो वो दोनों जगह पर इस तरह की चैलेंजेस रहती है। बट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा सख्त नियम और उन नियमों का इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, तो कई बार जो इस तरह की मिलावटें, चाहे वो खाने में हो, चाहे आयुर्वेदिक या एलोपैथिक किसी भी दवाओं को के जो बढ़ रहे हैं उनको रोकने में हो, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर किसी भी तरह की पैथी को हम नहीं कह सकते कि ये ख़राब है, क्योंकि पैथीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करती है, पर एक पैथी को हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से एक पैथी मतलब आपके लिए ज़रूरी है जो सभी तरह की हेड टू लेकर टो तक जितनी भी तरह की बीमारियां हैं उनसे आपको निजात दिला सके। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपने हेल्थ से जुड़े बहुत सारी ऐसी दुविधाएं थी, बहुत सारे सवाल थे, उनका बखूबी जवाब दिया। और हमारी आशा कामना आपसे यही है कि आप इसी तरह से हेल्थ एंड अवेयरनेस को लेकर जो आपकी गतिविधियां हैं उनसे आप यूं ही जुड़े रहें, सक्रिय रहें और लोगों के ऐसे ही समाज हित में काम करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।